हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आज मैं आपको ये प्राचीन भारत का तीसरा वीडियो लेके आया हूं। ये लगातार दो सीरीज पार्ट वन और पार्ट 2 के बाद ये पार्ट 3 है। ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 भी समझ जाइए कि कम से कम 50 क्वेश्चन होगा, विथ डिस्कशन के साथ होगा। जिनको बिहार पुलिस, बिहार एसएससी जो सीजीएल का वैकेंसी आ रहा है, सीजीएल का बिहार का सीजीएल 4 आ रहा है, या दरोगा के हैं या बीपीएससी पीटी के हैं, उनके लिए रामबाण साबित होगा। खासकर जो हिस्ट्री रखे होंगे, टीचिंग में भी टीआरई 4 जो आ रहा है, उनके लिए रामबाण साबित होगा। आओ देखते हैं कि करके सब क्वेश्चन क्या कहता है ये। ठीक है, अब पहला प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, यानी जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है साधु, महात्मा, साधु या महात्मा। तो इसमें पहला तीर्थंकर जो थे यह ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। और इसका संस्थापक भी ऋषभ देव ही थे। ऑप्शन नंबर 1 में है पार्श्वनाथ। ये कौन तीर्थंकर थे? तो यह 23वें तीर्थंकर थे। कौन तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। अब अजीत नाथ ये भी तीर्थंकर थे, ये भी तीर्थंकर थे। इन सभी तीर्थंकरों में सबसे महत्वपूर्ण है महावीर स्वामी। सबसे महत्वपूर्ण है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक थे। इनका जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। क्लियर? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। क्लियर? जन्म इनका 540 बीसी में हुआ था, मृत्यु इनका 468 बीसी में हुआ था। बाकी और महावीर स्वामी से संबंधित जो पहला वीडियो था उसको देख लीजिएगा बढ़िया से, कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई, प्रथम जैन संगति में अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय जैन संगति में अध्यक्ष कौन थे, और किनके साथ यह घर त्यागे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। ये सब फर्स्ट पार्ट में हम बताए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का क्या अर्थ होता है? जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? जीन। वीडियो सुमित स्वामी विजेता संयोग्य। अब जैन में जीन शब्द क्या है? जैन धर्म में जीन शब्द क्या है? तो जैन धर्म में जीन शब्द जो है आपका विजेता है। क्या है? विजेता है, विनर। ये कहा गया कब?
जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें जीन कहा गया, विजेता कहा गया, निग्रंथ कहा गया, निग्रंथ कहा गया, बंधनहीन कहा गया, बंधनहीन कहा गया। यानी कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्हें विजेता कहा गया, निग्रंथ कहा गया, बंधनहीन कहा गया। अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए। इसीलिए जैन शब्द बौद्ध जैन धर्म में जीन का प्रयोग होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ। अब विक्रम संवत के बारे में थोड़ा बहुत जानिए आप। विक्रम संवत, विक्रम संवत मतलब विक्रम संवत जब आरंभ हुआ वह पीरियड होगा 57 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 58 BC भी देता है, 58 BC भी देता है। तब विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, 57 ईसा पूर्व। अब शक संवत कब प्रारंभ हुआ, शक संवत कब प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ। इस्लाम में हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। तो शक संवत प्रारंभ हुआ 78 AD। कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के द्वारा। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ 319 BC, 319 AD, सॉरी, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, गुप्त वंशीय शासक। और हिजरी संवत प्रारंभ हुआ 622 AD, जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना गए। तब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे एक बार ध्यान से देख लेना, इसे नोट कर लेना अपने नोटबुक में। सॉरी, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, 57 ईसा पूर्व या 58 BC। कहीं 57 देता है, कहीं 58 देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। चंद्रकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। यानी कि चंद्रकोटस जो था ना, इसी के पहचान के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की बात कही गई है इन इतिहासकारों या विद्वानों के द्वारा। तो ये विलियम जोन्स थे, B.A. स्मिथ थे, R.K. मुखर्जी थे, D.R. भंडारकर थे। 104 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सॉरी चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य थे। इनका समय काल कब से कब तक रहेगा, 323 BC से 298 BC। इनके समय में मेगास्थनीज नामक राजदूत आया था। इसकी जो एक प्रमुख पुस्तक है वह हिंदी का, इसमें मौर्यकालीन चर्चा है। क्लियर, इसका आंसर जो हो जाएगा
विलियम जोन्स हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो देखो नाम से ही स्पष्ट पता चल जाएगा, इसमें गौतम है। ये तो गौतम या गौतम बुद्ध तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त, अशोक, आंसर हो जाएगा महावीर। महावीर स्वामी भारत में जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट आओ, अशोक के प्रस्तर स्तंभ में यह किसके प्रतीक थे? अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ था यह किसके प्रतीक था? राजनीतिक व्यवस्था का, धर्म का, अर्थव्यवस्था का, प्रशासन का? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म का। क्लियर? धर्म का हो जाएगा। अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक थे? धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट आओ देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी? कौन सी पुस्तक इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन मिलता है? अभी बताए थे इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, लगभग किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछता है। अब देखो किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अब देखो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का। वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त द्वितीय को, ये भी गुप्त वंशीय राजा थे। इन्हीं के दरबार में फाहियान धर्माचार्य यानी धर्म के आचार्य भारत आया था। भारत आया था। अब ये समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि यह एक तरफ के 9 राज्यों और एक तरफ के 12 राज्यों को हराए थे, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे नेपोलियन की उपाधि दे दी। एक और ऑप्शन में है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाता है इसने हूणों को पराजित किया। हूणों को पराजित किया। हूण आक्रमणकारी थे और हूणों को पराजित करने का श्रेय जाता है स्कंदगुप्त को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट आओ देखते हैं, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन से ही छांटो, ऑप्शन से पहले छांट दीजिएगा तो बेहतर होगा। अशोक किस धर्म का था? मौर्य वंश के। अशोक के बारे में तो हम लोग देखते किए थे। बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश के। समुद्रगुप्त किस वंश के थे? गुप्त वंश के। लेकिन इसमें विष्णुगुप्त जो होंगे यह अंतिम स्वीकृत सम्राट थे। क्लियर? प्रथम शासक अगर पूछेगा, प्रथम गुप्त वंश के शासक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त थे, जिनका टाइम पीरियड 240 से लेकर 280 AD तक था। क्लियर? अंतिम शासक अगर पूछेगा तो विष्णुगुप्त थे। इसी में एक राजा थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, जिसने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। इसका आंसर जो हो जाएगा विष्णुगुप्त हो जाएगा। आओ नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व यानी कि भूमि का जो टैक्स लगता था वह कितना होता था?
उपज का छठा भाग होता था। उपज का 1/6 भाग गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर थी। नेक्स्ट आओ देखते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया। राजधानी 2 जगह थी, प्रतिष्ठान या अमरावती। प्रतिष्ठान या अमरावती, इसमें ऑप्शन में है अमरावती है। एक और बात है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या? गौतमी पुत्र सातकर्णी। यही गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसु यज्ञ संपन्न कराया। एक और बात है इसमें कि सातवाहन वंश जो था मातृसत्तात्मक था। सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक था यानी माता की प्रधानता थी। एक और है फैक्ट इसमें कि सातवाहनों ने पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा अपनाई। भूमि दान देने की प्रथा अपनाई। क्लियर? सातवाहनों की भाषा, सातवाहनों की लिपि जो थी ब्राह्मी थी और भाषा जो थी प्राकृत थी। क्लियर? प्राकृत थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती। नेक्स्ट आओ देखते हैं। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। हेन सांग की बात होगा तो हर्षवर्धन के समय में यह भारत यात्रा किया था। 629 से लेकर 647 तक भारत की यात्रा पर चीनी यात्री हेन सांग रहा। हर्षवर्धन किस वंश के राजा थे? यह पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। और नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। नेक्स्ट आओ देखते हैं। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण में सबसे प्राचीन ब्राह्मण हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कितना उपनिषद है वो? 108 उपनिषद है। आरण्यक, इसका आंसर जो हो जाएगा वेदांग। कौन से वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वेदांग। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। कौन कौन है? 6। निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है एवं ज्योतिष है। तो
तो वेद को समझने के लिए वेदांग की आवश्यकता है। निरुक्त शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, इसमें हो जाएगा आंसर सनातन धर्म। 4 मठों का निर्माण किया गया था सनातन धर्म में जागृति लाने के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मोक्ष मतलब जहां उन्हें मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु हुई। मनेर, राजगीर, जलान फोर्ट या पावापुरी? पावापुरी में 468 BC में उनकी मृत्यु, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और नेक्स्ट देखते हैं किस क्षेत्र पर पाल वंश का शासन था? किस क्षेत्र पाल वंश? पाल वंश के पहले संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा, प्रतापी राजा धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल थे। धर्मपाल नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसी ने कन्नौज के राजा चक्रा युद्ध को हराया और अपने संरक्षण में वहां के राजा बनाया। तो पूछ रहा है प्रश्न कि पाल वंश का शासन कहाँ था? बिहार था, बिहार बंगाल था। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। दूसरी जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो एक बात जानो, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तब ना दूसरी होगा जी। दूसरी जैन सभा का आयोजन कहाँ गया? 512 AD में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण के नेतृत्व में किया गया। पहला कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र। किसके संरक्षण में? स्थूलभद्र के संरक्षण में। कब किया गया? 312 BC के आसपास। 312 BC के आसपास किया गया। क्लियर? यह है कि कहाँ किया गया दूसरी जैन सभा का आयोजन? कहाँ गया? वल्लभी गुजरात में। और नेक्स्ट देखते हैं अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किए थे या किसे नियुक्त किया? न्यायाधीश, समाहर्ता, धम्महमत, अमात्य। जिसका आंसर जो हो जाएगा धम्महमत, यानी कि अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, हल करने के लिए धम्महमत की नियुक्ति अशोक ने की थी। पहला वीडियो देख लेना, अशोक के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हो जाएगी। हालांकि देख लो थोड़ा बहुत। अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। इनका समय काल 273 BC से 232 BC तक माना जाता है। ये 261 BC में कलिंग के युद्ध किए और इसके बाद से भेरी घोष की जगह
धम घोष की नीति अपना लिए, माने मार काट की जगह अब प्रेम से बात करना, अहिंसा का पालन करना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट देखते हैं, सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से? तो सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? कलिबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? कलिबंगा से प्राप्त हुआ है कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ? स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। R37 कब्रिस्तान पद्धति। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? सावधान, मैंने जोड़े में 100 को दफनाना, जोड़े में 100 को दफनाया गया। और क्या प्राप्त हुआ है लोथल से? धान की भूसी। इसे क्या कहा गया है? मुर्दों का नगर। मुर्दों का नगर किस नदी किनारे बसा है? भोगवा नदी। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है? रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा है? सिंधु नदी। कलिबंगा किस नदी किनारे बसा है? घग्घर नदी। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने तंजावुर में किस मंदिर का निर्माण किया? चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। विजयालय। मूर्ति निर्माण शैली के लिए चोल वंश को जाना जाता है। मूर्ति निर्माण शैली के लिए चोल वंश को जाना जाता है, जिसमें नटराज पद्धति है। इसी वंश के एक राजा थे बृहदेश्वर। बृहदेश्वर में, इसी वंश के एक राजा थे बृहदेश्वर में राज प्रथम ने एक मंदिर का निर्माण कराया। उसी के बारे में पूछ रहा है कि चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे, तंजावुर में किस मंदिर का निर्माण किया था? तो तंजावुर में जो था बृहदेश्वर का निर्माण किया था, यह किया था राज प्रथम ने। राज प्रथम ने चोल राजा। दिलवाड़ा कहाँ है? राजस्थान। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। ययाति केसरी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट आओ देखते हैं, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का महान राजा था। कनिष्क 2 शाखा में था। कुषाण वंश की 2 शाखा थी। एक था कडफिसा शाखा, दूसरा था कनिष्का शाखा। कनिष्का शाखा। अब कनिष्क किस वंश का महान राजा था? कुषाण वंश के महान राजा थे। इन्हीं ने 78 AD में शक संवत की शुरुआत की। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से उस राज्य का नाम बताएं जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों ने
दहेज में दिया था। क्या? चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों ने दहेज में दिया था। पहला हो जाएगा पाटलिपुत्र 122 नंबर, ये 22वां क्वेश्चन है। दूसरा हो जाएगा प्रयाग, और तीसरा हो जाएगा साकेत, और चौथा हो जाएगा उज्जैन। तो लिच्छवियों ने चंद्रगुप्त प्रथम को क्या दहेज में दिया था? तो प्रयाग को दहेज में दिया था। बीच में कुछ समय के लिए इसका नाम इलाहाबाद पड़ा था, अकबर ने किया था। अभी वर्तमान में फिर प्रयागराज हो गया है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बौद्ध के जन्म से लेकर उसका निर्माण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। शिशुपाल वध, कीर्तार्जुनियम, अर्थशास्त्र के लेखक जो थे चाणक्य थे। कीर्तार्जुनियम के लेखक जो थे भारवी थे। अब बच क्या गया इसमें? बस बुद्ध चरित। तब बुद्ध चरित में कहा गया है कि अश्वघोष बुद्ध चरित में कहा गया कि अश्वघोष के द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ये तो तय है कि पाषाण काल में पाए गए, लेकिन किस पाषाण काल में पाए गए? तो पाषाण काल का भी 3 भाग होता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल एज में जब देखिएगा तो इसे पढ़ते हैं हम लोग 5 लाख BC से 10,000 BC। इसे पढ़ते हैं हम लोग 10,000 BC से 6,000 BC। इसे पढ़ते हैं हम लोग 6,000 BC से 3,000 BC। इसका आंसर जो हो जाएगा लघु पाषाण हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाख नाम से ही देखो, ये थोड़ा सा नाम अल्टर है। तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? कन्फ्यूशियस धर्म, या कहाँ इसके लोग पाए जाते हैं सबसे अधिक? जापान में। ताओ धर्म जापान एवं चीन में। जैन बौद्ध धर्म ये लगभग चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड लगभग जगह लोग पाए जाते हैं। तो तनाख जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। तनाख जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदी बहुल देश कौन है? यहूदी बहुल देश कौन है? उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल। राजधानी कहाँ है इसका? यरूशलेम। मुद्रा क्या है इसका? न्यू शेकेल। इजराइल की गुप्तचर संस्था क्या है? मोसाद। क्या है? मोसाद है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ? किसके नेतृत्व में? ये भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ये कब का बात है? लगभग 300 BC में पाटलिपुत्रा में भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ श्रवण बेलगोला चले गए। अब पाटलिपुत्र में कौन बच गए? स्थूलभद्र। जैसे यह आए तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक है श्वेतांबर
और दूसरा है दिगंबर। ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र, और ये नग्न रहने वाले भाद्रबाहु। क्लियर? इसका आंसर जो हो जाएगा भद्रबाहु हो जाएगा। नेक्स्ट आओ देखते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? अब देखो, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन में है महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्रा, धमानंद भिक्षुणी। तो इसका आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। ये कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी थी। इनका पालन पोषण या लालन पालन इन्हीं के द्वारा किया गया, इन्हीं के द्वारा किया गया। महात्मा बुद्ध की यह वी माता थी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था? अब प्रश्न आता है कि सर ये चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? तो 98 AD या प्रथम शताब्दी। क्लियर? ये कहाँ हुआ? कुंडलबन, कश्मीर। राजा कौन थे? कनिष्क। अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र, या उपाध्यक्ष जो थे इसमें अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। क्लियर हो गया होगा? चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था। राजा कौन था? कनिष्क। आओ नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? इसे किसने भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। क्लियर? अब बात आता है डायनीसियस किसके दरबार में आया था? तो डायनीसियस आया था बिंदुसार के दरबार में। कहाँ के था ये डायनीसियस? यह मिस्र नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। क्लियर? एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। सिकंदर के बारे में जानिए रहे आप। सिकंदर भारत में जब आक्रमण किया था किस वंश का शासक था? नंद वंश का शासन था। कौन थे उस समय? धनानंद थे। टॉलमी फिलाडेल्फस या टॉलमी। आओ नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर महान निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? सिकंदर महान किस देश से संबंधित था? ये मेसोपोटामिया संबंधित थे। इनके पिता का नाम फिलिप था। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई। बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई। आओ नेक्स्ट देखते हैं। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान शब्द जो है आपका यह धर्म हो जाएगा बुद्ध धर्म। ये जो भारत का मैप है, ये कर्क रेखा है। ये वाला क्षेत्र महायान शाखा का था, ये वाला क्षेत्र हीनयान शाखा के था। क्लियर?
आओ नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अभी बताया हूं मैं, जो पहले प्रश्न या दूसरा था उसमें पूरा जैन धर्म के बारे में बताया है। संस्थापक जब हो जाएगा तो ऋषभदेव हो जाएगा। पहले तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी जो थी, ये पहले पाया है कहाँ? पाया कहाँ जाता है वज्जी? ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। बिहार में 3 महाजनपद था। कौन कौन? एक वज्जी था, दूसरा मगध था और तीसरा अंग था। अंग की राजधानी चंपा था, क्षेत्र भागलपुर एवं मुंगेर। मगध का राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गिरिब्रज। क्षेत्र पटना व गया। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। क्षेत्र वैशाली ही। क्लियर? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी थी? मगध का ही राजधानी था। मगध का ही राजधानी था। उदयन ने बनाया था इसे। उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था। चंपा अंग की राजधानी थी। कौशल की राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती था। कोई डाउट होगा तो बोलना, एकदम क्लियर कट सब जा रहा है। क्लियर? आओ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा राजा? हर्षचरित हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है। कौन सा वाक हो जाएगा ये? राजा हटाओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? हर्षचरित हर्षवर्धन के एक रचित जीवनी है। सही है, ये सही है। हर्षवर्धन ने हर्षचरित एक जीवनी लिखी अपनी। हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि हरिसेन थे। ये भी सही है, दरबारी कवि थे हरिसेन। वेन-सांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। वेन-सांग काफी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहे। हाँ भाई, 629 से 647 तक रहे। बहुत समय तो हो ही गया। लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था ना। गड़बड़ है, ये गलत हो जाएगा। 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन ने शासन किया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, एक यही गड़बड़ है, बाकी 3 को यह सही है। सही नहीं है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अजंता गुफा का चित्र भारत में के स्वर्ण युग के प्रमाण है? किसके स्वर्ण युग के प्रमाण है? ये बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग के प्रमाण है। अजंता गुफा का निर्माण किसने किया था? गुप्तों ने। किसने? गुप्तों ने। नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अब देखो यहां बृहद्रथ के बारे में पूछ रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ रहा है। यह मौर्य वंश के संस्थापक बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे अशोक, बिंदुसार के बेटे। यानी कि स्पष्ट हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक
उसके बाद जालौक, संप्रीति, उसके बाद लास्ट में बृहद्रथ। विजय पर, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने। कब कलिंग विजय हुआ था? 261 बीसी में। क्लियर? 261 बीसी में हुआ था। आओ नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? तो आंसर हो जाएगा लिच्छवी गण। लिच्छवी गण। कोलीय वंशीय कौन थी? बुद्ध की माता। बुद्ध की माता। शाक्य कुल के कौन थे? महात्मा बुद्ध। ज्ञात्री कुल के कौन थे? ज्ञात्री कुल के महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। वज्जी महाजनपद है। वज्जी की राजधानी वैशाली, क्षेत्र भी वैशाली हो जाएगा। नेक्स्ट आओ। ऋग्वेद में किस पशु को अधन्य कहा गया है? ऋग्वेद में किस पशु को अधन्य कहा गया है? गाय को कहा गया है, अधन्य कहा गया है। गाय के बारे में कहा जाता है गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्टि शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि ऋग्वेद में पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय था। क्या था? प्राथमिक व्यवसाय था एवं कृषि सेकंड या द्वितीयक व्यवसाय था। बताया जाता है कि जिसके पास ज्यादा गाय हैं, जिसके पास ज्यादा गाय थी वह उतना ही अमीर था। वह उतना ही अमीर था। गाय को मारे जाने पर फांसी या प्राण की दंड दिया जाता था। मृत्यु दंड भी दिया जाता था गाय को मारे जाने पर। मृत्यु दंड देने का प्रावधान था। कब? ऋग्वेद में। ऋग्वेद कब से कब तक? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। इस समय आयरन का प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ था। आयरन प्रयोग में नहीं था, लेकिन जैसे ही 1000 बीसी के आसपास स्टार्टिंग हुआ उत्तर वैदिक काल, तो तुरंत आयरन का खोज हुआ, लोहे का खोज हुआ और पशुपालन के स्थान पर प्राथमिक व्यवसाय कृषि हो गया और द्वितीयक व्यवसाय पशुपालन हो गया। पशुपालन हो गया। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। बृहद संहिता के अनुसार सेंट माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गंधयुक्ली। गंधयुक्ली कहते हैं इसको। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी? 4वीं शताब्दी पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी? देखो नाम से ही स्पष्ट है, वाराणसी तो होगा नहीं, पाटलिपुत्र होगा नहीं। 4वीं शताब्दी की पूछ रहा है। 4वीं शताब्दी में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा या तो पाटलिपुत्र होगा नहीं तो राजगीर होगा। आप देखो इसमें थोड़ा सा देखना, ये 6वीं शताब्दी में थी। ये 6वीं शताब्दी में थी। एक मिनट रुक जाना। एक बार और देखते हैं इसको, इस प्रश्न को। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र के साथ स्थापना उदयन ने किया था। इसकी राजधानी जो होगी राजगिरी होगी। कहाँ होगा? राजगिरी होगा। और नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर बना था। किसका बना था? मिट्टी की ईंट का। महाराज, तो आज भी ईंट तो मिट्टी का बनता है। ठीक है, तो है मिट्टी के ईंट का बना था।
नेक्स्ट है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म का है, जैन धर्म का है, तो जैन मत होगा, जैन मत होगा। नेक्स्ट आओ, सारनाथ में पाई जाने वाली मौर्य स्तंभ राजधानी को किस रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है हाथी की राजधानी के रूप में। किसके राजधानी के रूप में? हाथी की राजधानी के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं आओ, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था। मैकियावेली किसे कहा जाता था? तो भारतीय मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य या चाणक्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। और नेक्स्ट देखते हैं, विशाखदत्त है, ये मुद्रा राक्षस के लेखक है। मुद्रा राक्षस के लेखक एक पुस्तक है प्राचीन भारत के। चौदुत मौर्य है, मौर्य वंश के शासक हैं, मौर्य वंशीय राजा है, प्रथम मौर्य वंश का स्थापना किया था। मेगास्थनीज राजदूत थे, इनकी पुस्तक है इंडिका। नेक्स्ट देखते हैं, चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, ये तो प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और नेक्स्ट देखते हैं, भिखरजी जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है। भिखरजी, ये भिखरजी झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो एक बात जान लो, प्रथम उपदेश एवं अंतिम वर्षा ऋतु दोनों सारनाथ में होगा। कहाँ होगा? दोनों सारनाथ में होगा। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था, बताए भी थे, अनिरुद्ध के शासनकाल में। अनिरुद्ध तो कोई रोजा नहीं है। बिंबिसार का शासनकाल में नहीं हुआ। उदयभद्र के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, दोनों कट जाएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 483 BC में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। राजा कौन थे? अजातशत्रु। और नेक्स्ट देखते हैं, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। अभी बताए आपको हम कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्लियर? नेक्स्ट और देखते हैं, भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या है। भारत के जो प्राचीनतम सिक्का है वह क्या है? आहत सिक्के हैं प्राचीनतम सिक्के। इसे करसापड़ कहा गया है। करसापड़ कहा गया है। तो ये रहा आज का एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 150। अब पार्ट 3 और ठीक इसी तरह पार्ट नंबर 4 लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए DN एजुकेशन अड्डा, जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।